हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि जो FAQ का वीडियो बना था कि कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी आपके डाउट्स हो। तो उस वीडियो पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, पर मैंने उसमें थोड़े से क्वेश्चन उठाए क्योंकि बाकी वीडियो से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए मैंने। तो इन टोटल मैंने 11 क्वेश्चन इस वीडियो के लिए चूज किए हैं जो कि मैं रिप्लाई दूंगा। बट मैंने टोटल इन 13 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा था कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपने वाले भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो टोटल 13 क्वेश्चन के क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देते हैं और आपको इनके सॉल्यूशन बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे मैं डालता रहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट होता है या डेली लाइफ से रिलेटेड। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बाकी फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बात, अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में चूज नहीं हुआ है, जब मैंने आपको रिप्लाई के थ्रू आपका आंसर नहीं दिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले वीडियो में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए वेट करिए और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए, तो भाई पहला क्वेश्चन है राजदीप सिंह का कि ब्रो हाउ कैन वी सेलेक्ट टाइम टेबल ऑफ आवर कोर्स। भाई देखो, टाइम टेबल आपके ऊपर नहीं है, टोटली आपके कोर्स के ऊपर रिलेट करता है कि आप कौन सा कोर्स लेके आते हो। अगर आपका पीजी डिप्लोमा है तो आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे जिसमें से आप अपने हिसाब से चूज कर सको। वो पहले से टाइम टेबल सेट होके आते हैं 5-6 तरीके के और आपको उसमें से एक स्पेसिफिक चूज करना ही पड़ेगा। बट कंपेयर टू दैट, अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आ रहे हैं, डिप्लोमा करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा लाखों में ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आया हुआ हूँ तो मेरे पास 1 लाख समथिंग ऑप्शन थे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाल रखा है रिलेटेड टू दैट, आप वो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। बट जो भी मेरे पास ऑप्शंस थे वो 1 लाख के आसपास थे क्योंकि मेरा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स कौन सा है। बाकी जब भी आप अपने कोर्स में एनरोल करोगे, आपके पास एक टाइम लिमिट होती है 15 से 20 दिन की, जिसमें आपको अपना टाइम टेबल सेलेक्ट करना होता है। तो आपको उस पीरियड ऑफ टाइम में पता चल जाएगा कि आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है। आप चूज कर सकते हो या एक फिक्स आएगा, आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आप चूज कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, कौन सा कोर्स आप करने वाले हो और कौन से कोर्स में आ रहे हो। बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट बिजनेस के कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बल्क में स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि सबके हिसाब से कॉलेज को चलना पड़ता है, तो वो कॉलेज देखता है। और ये आपके कॉलेज पे भी डिपेंड कर सकता है। आप कॉलेज के कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हो, जब अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि आपके पास अथॉरिटी होती है अपना शेड्यूल अपने आप सेलेक्ट करने की कि नहीं। वरना तो कोर्स स्टार्ट होने से 15 दिन पहले आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आप किसी से नहीं पूछोगे तो। दूसरा क्वेश्चन है अर्श का, ब्रो आई हैव अ ऑफर लेटर फ्रॉम कोनेस्टोगा इन मे, शुड आई डेफर इट इन इनटेक ऑफ सितंबर। तो पहली चीज मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से या मेरे कहने से या किसी भी यूट्यूबर के कहने से अगर आप अपना मेन टेक छोड़ रहे हो और सितंबर में भाग रहे हो तो उसकी मत सुनो, अपने आप की सुनो। ठीक है, सीधी बात कि आपको क्या लगता है कि आप कल को अगर फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे आप कवर कर सकते हो, आपको अपने फैमिली से सपोर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर आप जॉब के बिना 2-3 महीने रह सकते हो, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्या आप उस समय रह सकते हो? कि मान लेते हैं अगर आपको 2-3 महीने जॉब नहीं मिली तो आप क्या सर्वाइव कर सकते हो विदाउट फैमिली की हेल्प की? या बैकग्राउंड फैमिली का कैसा है? अगर आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट कर सकती है, पैसे भेज सकती है जब भी आपको जरूरत पड़े, तो भाई कभी भी किसी भी इनटेक में आओ, कोई मतलब ही नहीं। वो टोटली उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेज कैसी है। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी तरह, जैसे मैं स्टूडेंट आया था, मेरा एक ही गोल था कि मैं अपने समर ब्रेक में अपनी फीस इकट्ठी कर लूं। अगर आपका गोल भी ऐसा ही है कि समर ब्रेक में आप अपनी फीस इकट्ठी करना चाहते हैं और कोई भी एक भी एक्सेप्शन नहीं रखना चाहते कि कल को जॉब मिले या ना मिले, तो मेन इनटेक आपके लिए नहीं है। आप जनवरी या सितंबर इनटेक के लिए देखिए, क्योंकि मेन इनटेक में कई बार क्या होता है, जो आपका ब्रेक आता है 4 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको जॉब नहीं मिलती है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है कि जॉब ना मिलने की। अगर जॉब है तो वो फायर कर देते हैं। तो अगर इन चीजों से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप इनटेक में आ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इन चीजों से प्रॉब्लम है तो आप सितंबर इनटेक में चेंज कर लीजिए। तो टोटली आपके ऊपर है, आपको अपनी कंडीशन समझनी पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने प्रो एंड कॉन्स दोनों बता रखे हैं। प्रो तो वैसे कोई नहीं है, सारे कॉन्स ही हैं मेन इनटेक में आने के। बट आप अपने हिसाब से उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जो भी आपका डिसीजन हो आप वैसे कर सकते हैं। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आप से बात करो और डिसाइड कर लो। थर्ड क्वेश्चन है दिनेश अरोड़ा का, अगर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब 80K सैलरी हो तो क्या इंडिया में जॉब छोड़कर कनाडा मूव करना में फायदा है? तो दिनेश भाई, सीधी सी बात, ये उन सब लोगों के लिए जो अपनी जॉब छोड़ के इंडिया से आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं लोगों के, फिर भी वो अपनी जॉब छोड़ के आ जाते हैं जस्ट फॉर अ लाइफस्टाइल, चेंज देयर लाइफस्टाइल टू लिव लग्जूरियस लाइफ। तो वही मेरा पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आप 80,000 में इंडिया में खुश हैं, अपने शौक या ऐशो आराम, घर, मकान, गाड़ी, बच्चे, सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो इंडिया में रहने में क्या नुकसान है? बल्कि अगर जब आपको लग रहा है कि इंडिया में आप उतने पैसे नहीं कमा पा रहे, जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे, आप मान लेते हैं आईफोन चाहिए और आप अपनी सैलरी में इंडिया में वो नहीं खरीद पा रहे या उसकी EMI नहीं दे पा रहे, तब तो यहाँ आने में फायदा है। ठीक है, अगर आप इंडिया में ही वो सब है, आईफोन है, मैक है, गाड़ी है, घर वाले पास है,
उससे अच्छा क्या है। अगर आपको सीधी सी बात, अगर आपका काम आपके इंडिया की सैलरी से चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है तो घर के पास भी रहोगे, फैमिली के पास भी रहोगे, इंडिया में रहने से अच्छा कुछ नहीं है। फिर अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फैमिली को सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो कुछ भी आपका सपना है आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे जस्ट फॉर मनी, तो आप इंडिया छोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत है, बट अगर आपने पैसे कम रख के फैमिली के साथ रह सकते हो तो मैं इंडिया प्रेफर करूंगा। बल्कि 80,000 सैलरी, मुझे नहीं पता आपके लिए क्या है क्या नहीं, बट एक डिसेंट सैलरी में आती है ये इंडिया में। मेरे हिसाब से आप वहाँ के खर्चे उठा सकते हैं। मेरे को नहीं पता आप कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट अगर मेरा अपना माइंड सेट है कि किसी की 80,000 हो या 1 लाख हो, वो कम ही मूव करता है क्योंकि वो इतने अमाउंट में अपना अच्छा खासा गुजारा इंडिया में कर लेता है। बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मान लेते हैं आपको हर महीने लाख रुपए तो खर्च करने के लिए चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। आप वहां से मूव होकर कनाडा आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है रियांश भाई का, लोल वर्स्ट intake, ask those who have been getting their वीजा रिजेक्टेड, दे विल ग्लैड टेक एनी इनटेक। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया है, इसमें थोड़ा सा मजाक उड़ाया है भाई ने मेरा, फिर भी मैंने उठाया कि भाई ने लिख रखा है कि जिनको अभी वीजा नहीं मिल रहा है वो मई सितंबर जनवरी इनटेक के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सीधा सिर्फ आने की कोशिश करेंगे। भाई ये एक बात बोलता हूँ, मान लेते हैं घर में खाना नहीं है, ठीक है, जहर पड़ा है तो जहर थोड़ी खा लोगे, हमें फ्यूचर के बारे में तो सोच लेना, क्योंकि जहर खा के तो मर जाओगे ना। तो भाई वही वाली बात है, आप किसी भी इनटेक में आओ बट अपनी कंडीशन तो देखनी पड़ेगी ना, इन फ्यूचर क्या होता है। मान लेते हैं वीजा रिजेक्ट हो रहा है, कल को यहाँ पे रिसेशन भी आने वाला है, आप यहाँ पे आ जाते हो मेन इनटेक में, जनवरी में आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, फिर आप घर पे फोन करते हो कि मुझे अपनी फीस जमा करनी है, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, और घर वाले बोलते हैं कि हम पे नहीं है, तब कहाँ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रिलेटिव कोई है नहीं, इंडिया से पैसे आए नहीं, कॉलेज से और निकल जाओगे, तो भाई सबको सोचना पड़ेगा ना। आपने तो लिख दिया 1 सेकंड में कि हमें तो वीजा नहीं मिल रहा, मेन टेक में मिल रहा है तो हम आएंगे ना। भाई यहाँ पे भी तो आके सर्वाइव करना है ना, कि वीजा मिल गया, वीजा को देख के पेट थोड़ी भर लोगे कि हाँ वीजा की फोटो देखी और आपका काम चल गया। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, सबको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैंने इस वीडियो में वही बताया, अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है और आप मई में आना चाहते हो, थोड़ा सा सोच के आना, समझ के आना, कल को कुछ भी हो सकता है। बट वो चीज सितंबर इनटेक इन सब में नहीं होती, क्योंकि जॉब बहुत ज्यादा पीक पे होती है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से मिल जाती है। पर मेन इनटेक में उन्हें थोड़ा सा हसल करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब ढूंढने में, काम करने में, जाने में, आने में। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट मेन इनटेक में आ गया, उसको जॉब भी नहीं मिली, और जॉब ढूंढने के चक्कर में, रिज्यूमे बांटने के चक्कर में बर्फ में कल को तबियत खराब आ जाती है, ना वो इधर का रहा ना उधर का। तो हर चीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो मेरी वो वाली जो वीडियो थी जिसपे आपने ये वाला कमेंट किया है, वो इसी के ऊपर थे कि मेन टेक में जो स्टूडेंट्स आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ज्यादातर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो फीस नहीं जमा कर पाते, फिर उन्हें इंडिया से मंगाना पड़ता है। यही मेरा मोटिव था उस वीडियो को बनाने का, किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं था। वीजा नहीं आ रहे हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट यहाँ पे आके भी सर्वाइव करना है, उसके भी प्रो एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। ये वीडियो उसके ऊपर बनाया था मैंने। मोहम्मद सलीम त्यागी भाई का एक क्वेश्चन है, भाई पार्ट टाइम जॉब का पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है, और अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो क्या होता है। भाई देखो सीन ऐसा होता है, सीधी सी बात, कि पढ़ाई का और जॉब करने का सारा काम आपका अकेले का होता है। सीधी सी बात कि आप ज्यादा काम करोगे तो पढ़ाई पे कम ध्यान दोगे, पढ़ाई ज्यादा करोगे तो काम पे कम ध्यान दे पाओगे। तो घर वाले प्रेफर करते हैं कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, काम पे कम कर लो, बट कभी भी काम पे ज्यादा, पढ़ाई पे कम नहीं होना चाहिए। बैलेंस बराबर रख सकते हो, पर ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि पढ़ाई ज्यादा करोगे तो सर्वाइव कैसे करोगे, पैसे नहीं होंगे, काम ज्यादा करोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे, टाइम नहीं होगा। तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा। इसलिए कनाडा ने एक कंडीशन लगा रखी थी कि आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो, क्योंकि ताकि आपको हफ्ते में बहुत ज्यादा टाइम हो पढ़ाई करने के लिए। बट कनाडा ने अभी सिर्फ आपके ऊपर छोड़ दिया कि कितना करना है कि कितना नहीं करना है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है प्रो एंड कॉन्स का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको अपने आप ही अपना टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा कि कब आप काम कर सकते हो, कब आप पढ़ाई कर सकते हो। सारे स्टूडेंट मैनेज करते हैं, और जो मैनेज नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई और काम को, और काम ज्यादा करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद क्या होता है कि उनके कॉलेज के हिसाब से, जैसे नया कॉलेज को हमें $1,500 देने पड़ते हैं, इंडिया के 90,000 के आसपास, ताकि हम उस कोर्स को दोबारा से नेक्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर सके। और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको एक अमाउंट देना ही पड़ता है, जो कि $1,500 देने पड़ते हैं। तो ये भाई सीधी बात हो गई कि आपने काम ज्यादा किया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, मान लेते हैं हमने $1,500 ज्यादा कमा लिए वो काम करके, बट आपको 1,500 कोर्स में देने पड़ेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इनको दोनों को बराबर रखा जाए, और मान लेते हैं पास होते रहो, पर वो आपके ऊपर है, आपको कितने नंबर चाहिए कितने नहीं। बट ज्यादा काम करने का कभी फायदा नहीं होता। आपने ज्यादा काम कर लिया, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको $1,500 जितने एक्स्ट्रा कमाए थे वो कॉलेज को ही देने पड़ जाए। तो आपने काम किया बिना किसी वजह के, तो उससे अच्छा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दे लेते। तो मेरी हमेशा राय रहती है कि आप पढ़ाई और उनको इक्वली रखो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। शशांक सैनी, ब्रो अगर जिसको फीस नहीं इकट्ठी करनी हो तो वो मे कंसिडर कर सकता है। तो भाई शशांक भाई, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप मिडिल क्लास से हो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कितनी है कितनी नहीं। जो आपको मेन टेक होता है वो आपके लिए भी थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपके जो
8 महीने होते हैं वो दिसंबर तक कवर हो जाते हैं आपके 2 सेमेस्टर्स के। उसके बाद जब आपका ब्रेक आता है, जब आप फ्री होते हो, मान लेते हो आप फ्री हो गए, बट ना तब आप कहीं घूमने जा सकते हो क्योंकि ज्यादातर चीजें बंद हो जाती है, और ना ही आप जॉब पे जा सकते हो। मान लेते हो जॉब भी नहीं है और आपको जॉब पे जाना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा हसल का पॉइंट हो जाता है। तो लोग थोड़ा सा होम सिकनेस की तरफ चले जाते हैं कि घर की याद आने लग जाते हैं, क्योंकि घर पे खाली रहते हैं, ना घूमने के ना काम के, पढ़ाई आपकी बंद हो रखी होती है, तो थोड़ा सा वो डिसएडवांटेज की तरफ ही रहते हैं। और मान लेते हैं कि आप मेन टेक में आ जाते हो, तो जो कॉलेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे सितंबर में स्टार्ट होते हैं। आप उनमें पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, आपको उसमें पढ़ाई भी करनी है, आपको जॉब भी जाना है, तो आपके पास जो अलग एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का टाइम नहीं बचता। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, जैसे आपका मे इनटेक जैसे स्टार्ट हुआ, बहुत सारे प्रोफेसर चले जाते हैं, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया, तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक कहीं ऊपर दिख जाएगा। बाकी मेन टेक में ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं फाइनेंशियली बोलता हूँ, बट आपकी भी एक लाइफस्टाइल होती है, आपको भी खुद रहना होता है, सब कुछ घूमना होता है, तो आप उस हिसाब से भी उसे कंसीडर कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको नहीं घूमना तो आप आ सकते हैं, फीस का कोई टेंशन नहीं है तो आप आ सकते हैं। सारे प्रो एंड कॉन्स को साथ में रख के बात करें तो आप खुद देख सकते हो अपनी कंडीशन के हिसाब से कि आपको वो कंडीशन सूट कर रही है या आपको चेंज करना ही पड़ेगा। संजोत सिंह, ब्रो आई एम इन कैनेडा फ्रॉम सितंबर, आई एम थिंकिंग टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी लाइसेंस, इज देयर विल बी वर्क इन विंटर एज विंटर स्टार्टेड नाउ, शुड आई अप्लाई और नॉट एज द वर्क विच आई वॉज डूइंग वॉज सीजनल एंड स्टॉप। तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया मई इनटेक वाली में, वर्स इनटेक वाली में, कि बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जो बंद हो जाते हैं जनवरी इनटेक में, तो भाई ने ऐसी बात कर दी भाई जैसे सीजनल था, जैसी सर्दियां आई वो काम बंद हो गया। यही वाली डिफिकल्टी जो भाई ने इसमें लिखी है, तभी मैंने क्वेश्चन उठाया, वही चीज भाई के साथ हुई और भाई को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि बिजनेस ही बंद हो गया। ठीक है, तो अब भाई को नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। भाई ने क्वेश्चन लिखा है कि भाई मेरे को सिक्योरिटी लाइसेंस आप बताओ, तो ये चीज आपके साथ ना हो, इससे थोड़ा सा ध्यान रखना। भाई का जवाब देते हैं, भाई सीधी सी बात, सिक्योरिटी की जॉब कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं जाती है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को सिक्योरिटी चाहिए तो उसे चाहिए ही चाहिए, विंटर हो समर हो कुछ भी हो। मान लेते हैं किसी मॉल के बाहर चाहिए या मॉल के अंदर चाहिए, मॉल के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी एक ऐसी जॉब है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, ना आपको फायर कर सकते हैं ना कुछ। और ऊपर से सिक्योरिटी की जॉब्स होती है उनमें हमेशा डिमांड रहती ही रहती है, क्योंकि सबको चाहिए। तो अपना लाइसेंस बनवा के रख लो। मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ जो कनाडा में आते हैं, इधर उधर जॉब ढूंढना शुरू करते हैं, भाई लाइसेंस बनवाओ फटाफट से और अप्लाई करना शुरू करो सिक्योरिटी में, क्योंकि ये वाली जॉब्स कुछ ऐसी होती हैं जो आपको एक तो फिजिकली डिमांडेड नहीं होती। हाँ, आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी तो आपको चलना पड़ेगा, बट उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी, आपका मेंटल पीस हमेशा बना रहता है और आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है एज कम्पेयर टू किसी वेयर हाउस जॉब या कोई भी जॉब हो। तो सिक्योरिटी की जॉब हमेशा डिमांड में रहती है, आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा के अप्लाई कर सकते हो और जॉब कर सकते हो, अच्छी है, डिमांड में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी विंटर्स में भी। ये भाई का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो क्योंकि मेरे को 1 मिनट ही लग जाएगा पढ़ने में। भाई का सीधा सीधा भाई ने बोला है कि भाई हम इंडिया से आते हैं, आते ही रेंट देना पड़ता है, विंटर जैकेट लेनी पड़ती है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ, 400-500 फर्स्ट एंड लास्ट रेंट देना पड़ता है, जीआईसी खत्म हो जाती है, जीआईसी तो आप सेविंग में मत डालो, और बहुत कुछ भाई ने बोला हुआ है, मैट्रेस खरीदना पड़ता है। तो मैं भाई को एक क्लियर आंसर देना चाहता हूँ इस चीज के ऊपर बड़े प्यार से, कि भाई जब हम इंडिया से आते हैं तो होता क्या है कि हम इंडिया से ही अपना घर जहाँ भी हमें रहना होता है रेंट पे वो लेके आते हैं। ठीक है, हम उसका फर्स्ट और लास्ट इंडिया से ही दे देते हैं, इसलिए मैंने उसे काउंट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया से ही पेमेंट कर देते हैं जब हमें कोई रूम चाहिए होता है एडवांस में, तो जीआईसी से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं। पहली चीज, जब मैं इंडिया से आया था मैंने फर्स्ट और लास्ट $900 इंडिया से ही पे कर दिए थे जहाँ भी मैं रहने वाला था। और या तो मैं इंडिया से अमाउंट बच्चे लेके आते हैं, फर्स्ट और लास्ट रेंट का घर वाले दे के भेजते हैं। क्योंकि जीआईसी अकाउंट में क्या हो रहा था कि जब मैं आया था 14 डेज क्वारंटीन था, बट मेरे को आते ही रहना था, तो मैं खुद इंडिया से पर्सनली लेके आया था वो रेंट। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स लेके ही आते हैं। ऊपर से अगर इंडिया से स्टूडेंट्स रेंट दे के आते हैं तो वो एक सरप्लस में $500, 600, बल्कि हजार भी लेके आते हैं, पर मैं 500 ही बोलता हूँ। $500 सरप्लस में लेके आते हैं ताकि आते ही वो यहाँ के खर्चे कर सकें। एयरपोर्ट से घर तक भी आना तो वो कैब वाले को दे सकें, तो वो $500 लेके आते हैं। और आप भी लेके आओगे या अगर आ चुके हो तो आए होगे, तो जो आप पैसे लेके आए होगे $500 जो आप एक्स्ट्रा लेके आए थे, आप उसमें मैट्रेस खरीद सकते हो। मैट्रेस और घर की यूटेंसिल्स और ग्रोसरी मिला के आप $200 से ज्यादा खर्च नहीं करोगे। तब भी आप जो इंडिया से $300 और एक्स्ट्रा आपके पास बच के वो आपके पास ही है। और मैंने वो कहीं भी कैलकुलेट नहीं किए, पूरे अपने हिसाब में जो मैं इंडिया से पैसे लेके आया था, क्योंकि वो आप लेके आते ही आते हो, उसका कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप लेके आओगे या लेके आते हो, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। पर इंडिया से स्टूडेंट जो पैसा लेके आते हैं वो मैंने नहीं काउंट किया अपने उस वीडियो में, वो भी आप देख सकते हो। तो भाई इसलिए मैं कह रहा था कि जीआईसी को अपनी सेविंग गिन सकते हो, क्योंकि आप इंडिया से जो सरप्लस में अमाउंट लेके आए और अपना रेंट दे के आए वो आप इंडिया से दे चुके हो, आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं है उसको दोबारा देने की। आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप इंडिया से किसी से उधार मांग के लाए हो, जब आपको फैमिली को वापस देना है, तो अपनी जीआईसी से दे सकते हो, बट वो हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग होता है। इसलिए मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस वीडियो को इतना नॉर्मल और सिंपल रखा। और आपने लास्ट में पूछा है कि कोर्स में ब्रेक हो या ना हो, तो यूजुअली
यूजुअली जो ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं 2 साल के, उनके बीच में आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलता ही है। मान लेते हैं आपके कोर्स में नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, कोई कॉलेज मना नहीं करता है। जब आपके 2 सेमेस्टर हो जाते हैं आपको थर्ड सेम ब्रेक लेने के लिए वो अलाउ कर देते हैं, तो आप अपना ब्रेक ले सकते हो अगर आपके कोर्स में ब्रेक नहीं है तो। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है, बट आपका जो कोर्स होता है 2 साल का, उसके बीच में ब्रेक होता है और वो होता ही है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा था तो मेरे को पढ़ के पहली चीज तो अच्छी लगी। मिसलेनियस एक्सपेंस में हमने 300 लिख रखा है। मैं आपको बता चुका कि आपके मैट्रेस 100-120 से बहुत अच्छा मैट्रेस आ जाता है जो आप ले सकते हो। कल परसों ही हम लेके आए हैं एक भाई के लिए। ऊपर से $80 की ग्रोसरी स्टार्टिंग फेज में आप इतना ही करोगे खर्चा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप आते कन्वर्ट करते हो कि $1 ₹60, $100 का मैट्रेस आया तो 6000 का हो गया, तो हम उस हिसाब से खर्चा कम करते हैं। मैंने भी कम किया था और आप भी वैसा ही करना, जो कि एक स्मार्ट मूव होता है। बाकी आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से आपसे बात करना जरूर पसंद करूंगा। ये तारा बहादुर भाई का एक क्वेश्चन है, सर आई हैव वन क्वेश्चन टू यू फ्रॉम इंडिया, हाउ कैन वी अप्लाई फॉर सिक्योरिटी जॉब फ्रॉम कनाडा फ्रॉम इंडिया, प्लीज गिव मी सम सजेशन। भाई पहली चीज तो मैं आपको एक बता दूं, कनाडा में सिक्योरिटी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिक्योरिटी लाइसेंस चाहिए होता है, और सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कनाडा में होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जब तक आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं है आप कनाडा में सिक्योरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी जॉब में, और सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए आपको कनाडा में होना बहुत जरूरी है। ये उन सब लोगों के लिए जो मेरे को दुबई से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी जॉब कैसे मिली कनाडा में। भाई आपको पहले लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस के लिए आपको कनाडा में आना ही पड़ेगा, क्योंकि 33 आवर्स का ऑनलाइन पार्ट होता है और 7 आवर्स का आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है CPR की, जो कि कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले कनाडा आ जाओ, लाइसेंस ले लो, उसके बाद जॉब्स अप्लाई करना। उससे पहले आपको सिक्योरिटी जॉब नहीं मिलेगी। अगर मान लेते हैं आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आपको इन्विटेशन आ जाएगा, बट आपसे जब वो सिक्योरिटी लाइसेंस मांगे आप पे नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए जॉब्स के लिए अप्लाई मत करो, पहले कनाडा में आ जाओ, सिक्योरिटी लाइसेंस ले लो, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना। आप उसमें फायदे में रहोगे। कहीं और कंट्री से आप कनाडा में सिक्योरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हो अप्लाई, बट मिलेगी नहीं, तो अप्लाई करने का फायदा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो का जो सबसे कंट्रोवर्सी वाला पार्ट था मेरा, वो था कि भाई टैक्स के बारे में क्या। उस वीडियो पे कम से कम 15 से 20 कमेंट आ चुके हैं कि भाई टैक्स कैसे है, टैक्स क्यों नहीं पे किया। भाई मैं हर वीडियो को ना थोड़ा सिंपल करके बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को डाउट ना हो, उनके दिमाग में स्ट्रेस ना पड़े, वो प्यार से मेरी बात समझ जाए। तो होता क्या है कि जब मैंने सारी जॉब $18 पर आवर पे करी है, तो मेरे को 16 मिनिमम मिल ही रहा था, ठीक है। और आप सिक्योरिटी वेयर हाउस किसी भी जॉब में चले जाओ, आपको अच्छा खासा पे रेट मिल जाता है। मान लेते हैं 17, 18, 16 बहुत आराम से मिल जाएगा आपको बिना किसी दिक्कत पे। सिन पे जिन लोगों को सिन पे कम पैसे मिलते हैं, मान लेते हैं 15.5 के हिसाब से, जो कि मिनिमम है ओंटारियो में, वो मिलता है, तो वो ज्यादातर कैश जॉब कर रहे होते हैं, जस्ट सिन प्लस कैश कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनको इस पे रेट पे जूझना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छे जॉब्स हैं, वेयर हाउस में भी $18 मिल जाता है, सिक्योरिटी में 19, 20, 21 पे मिल जाता है। मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी मैंने टैक्स काट के ही वो पैसे लिखे हुए हैं $16, 18 में से फिर मैं टैक्स काटता, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता। मैं पहले सरप्लस अमाउंट दिखा देता, मान लेते मैंने पूरे साल में आपको दिखाया था $34,000 कमाए, और फिर बाद में से 8,000 में काट देता, तो भी 26 ही बचते। तो मैं आपको फालतू के $34,000 के सपने नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे $16 से पूरा ही कंप्लीट किया अपने उस वीडियो को, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, किसी को फालतू में चमकते हुए सितारे ना दिखें $34,000 के, और फिर बाद में टैक्स काट देता मैं उसमें से। क्लिक बेट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए उस वीडियो को ऐसे बनाया था $16 के हिसाब से, जबकि मैंने $21 पे भी जॉब कर रखी है। उसकी भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं 21 से बना सकता था, पर मैं नहीं झूठ बोलना चाहता, इसलिए मिनिमम से स्टार्ट किया। टैक्स कटने के बाद भी 16 मिल रहा है तब, और मान लेता अगर आप $16 पे काम कर रहे हो और मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। एक और चीज बता देता हूँ, उस वीडियो में मैंने अपना ओवर टाइम भी काउंट नहीं किया है, क्योंकि ओंटारियो में 44 आवर्स के बाद ओवर टाइम मिलता है, जो कि 1.5 होता है। मान लेते हैं मैं $18 पे काम कर रहा हूँ और मेरे 45th आवर पे मेरे को कनाडा $27 देगा, मैं उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकता था, बट मैं फालतू में नहीं बोलना चाहता इतना सब कुछ, इसलिए मैंने तो सिंपल रखा। अपने 60 घंटे भी मेरा पर वीक के हिसाब से $16 से ही कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रखा है, ताकि वो सिंपल रहे, किसी को समझने में दिक्कत ना हो। और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप समझ भी गए होगे बड़े आराम से, इसलिए उसमें टैक्स वगैरह मैंने नहीं इंक्लूड किया, बल्कि मैंने जो $16 लिखा है वो मेरे आफ्टर टैक्स का ही अमाउंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अगले वीडियो में आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं आपको टैक्स से रिप्लाई करूंगा इस बार। अब तक जो भी क्वेश्चन हुए मेरे को काउंटिंग याद नहीं है, 11 हो गए होंगे, बट अब कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अपने पर्सनली उठाए हैं, ताकि मैं कुछ बातें अपनी पर्सनल भी शेयर कर सकूँ। तो एक पीयूष का क्वेश्चन है, मेरे भाई मेरे नाम वाला बंदा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं उठाया। आई थिंक ऑल पीयूष आर पुअर बट फुल ऑफ एम्बिशन। भाई इस चीज का मैं जवाब ऐसे देना चाहता हूँ
कि मेरे पापा ने मुझसे एक चीज़ कही थी। वो सुबह 9 to 9 जॉब करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे शायद घर आते हैं, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, बेटा मेरी आधी जिंदगी बाइक पे निकल गई, मैं दिन में 9-12 घंटे बाइक पे बैठा रहता हूँ, तो तू अच्छे से मेहनत करियो ताकि तू लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। वो बहुत अच्छा करते हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ भेज दिया। मेरी अब्बी जो लोन की EMI जा रही है वही दे रहे हैं, सारे खर्चे मेरे वही उठाते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे आने के बाद अपनी मेहनत करना वो हमारे हाथ में है और आपके हाथ में है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से मेरी तरह, तो आप मेरा समझ पाओगे कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी फैमिली को तंग करें बार बार। और ऐसी कंट्री में आने के बाद जहाँ पे सबके सपने सब पूरे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी अपने सपने खुद ही पूरे करें, घर वालों को तंग ना करें। तो वही उनकी बात है जो हमेशा मेरे दिमाग में आ जाती है जब भी मैं कुछ ऐसा काम कर रहा होता हूँ जो मेरा मन नहीं होता, मैं फिर भी करता रहता हूँ जस्ट उनकी वजह से, क्योंकि मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहता। अगर आप भी यही अपने दिमाग में मोटिव लेके आ रहे हो तो फिर तो आप कोई भी दिक्कत आ जाए भाई लाइफ में, आप क्रॉस कर लोगे, उसकी टेंशन मत लेना। इसलिए पीयूष सारे फुल ऑफ एम्बिशन होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अपना घर छोड़ के कनाडा आ रहा है या किसी और भी कंट्री में जा रहा है, उस पर बहुत हिम्मत है, वो बहुत शक्तिशाली है और उसको कोई नहीं हरा सकता, वो सब कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो। एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, जैसे भाई ने लिखा कि इतना सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे को पढ़ के ही इतना अच्छा लगा कि भाई मैं कोई भी नहीं हूँ आपको मोटिवेट करने वाला, आप खुद हो। अगर आप चाहो तो आप इस कंट्री में आके मुझसे ज्यादा पैसा और किसी से भी अच्छे तरीके से रह सकते हो, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो को जब मैं इस कमेंट को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को पता चला कि आप किसी स्ट्रेस में थे और आप प्लान ड्रॉप आउट कर चुके थे, फिर भी अब आपने वीडियो देखी तब आप मोटिवेट हुए, फिर आप आ रहे हो। भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब खुद पे भरोसा हो इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपका मन है, स्ट्रेस छोड़ो, अगर भरोसा है खुद पे तो दूसरी कंट्री में आके आराम से रह सकते हो। ये छोटी मोटी चीजें तो लाइफ में ऐसी चलती रहती है। तो भाई ये पूरा वीडियो यही था मेरा आज का। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, पैसे कमाते रहिए, किसी भी गलत चीज में मत पड़िए। और आशा करता हूँ कि अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो मैंने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए होंगे और आप जरूर आओगे। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, ध्यान रखिए।